हेलो बच्चों, जैसा हम पढ़ रहे हैं पुष्प के भाग के बारे में और पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में। तो पुष्पों में लैंगिक जनन के लिए पुष्पों में दो पार्ट आवश्यक होने चाहिए। एक तो पुंकेसर हुआ जो कि नर पार्ट होता है, नर भाग होता है। दूसरा हुआ स्त्रीकेसर जो कि मादा भाग होता है। यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले कि किस किस तरह से जो है पुंकेसर का निर्माण होता है, किस किस तरह से जो है एंथर उसका एक पार्ट होता है, फिलामेंट उसका एक पार्ट होता है, या परागकोश एवं तंतु उसका एक पार्ट होता है। किस तरह से लघु बीजाणु जनन होता है और फिर परागकण बन करके तैयार होते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे स्त्रीकेसर के बारे में। स्त्रीकेसर के 3 पार्ट होते हैं। पहला सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, नीचे बीच का लंबा भाग जिसको हम कहते हैं वर्तिका, और लास्ट वाला भाग जो हुआ ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही बीजांड उपस्थित होते हैं। ये बीजांड जो हैं जिसको हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी, ये बहुत ही आवश्यक संरचना है क्योंकि इसी बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। जैसे हमने यहाँ पर आपको कल एक संरचना के बारे में बताया था कि ओव्यूल की संरचना कुछ इस तरह से होती है या बीजांड की संरचना इस तरह से होती है कि इसमें जो है सबसे अंदर के जो पार्ट में भ्रूणकोश होता है। ये भ्रूणकोश अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना होती है। ये वाला पार्ट जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण संरचना है, ये क्योंकि इस भ्रूणकोश के अंदर ही उपस्थित होता है जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है कि इसके अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम है अंड कोशिका। यही मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करती है। और जब परागकण बन करके तैयार हो जाते हैं तो परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उसके बाद इस बीजांड द्वार के द्वारा अंदर जाकर के निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं आज कि किस तरह से जो है बीजांड का विकास होता है, किस तरह से भ्रूणकोश का विकास होता है और किस तरह से जो है इस प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। बच्चों जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको चित्र के द्वारा इसको बताऊंगी कि हमारे पास यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र। तो इसमें देखिए बीजांड की संरचना में एक संरचना होती है बीजांड का, वो तो सब बाहर से बना हुआ है, लेकिन ये आंतरिक पार्ट जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ही जो है मादा युग्मकोद्भिद या अंड कोशिका का निर्माण होना है, या फिर पूरा भ्रूणकोश इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है। यहाँ पर जो है ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इन सभी कोशिकाओं में सर्वाधिक सघन होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं वो सब छोटी छोटी हैं, उनके अंदर उतना द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है जितना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर है। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर कार्य करती है जो आगे चल कर के अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और फिर इसी से निर्माण होता है गुरु बीजाणु का, या फिर आगे चल कर के जो भ्रूणकोश में परिवर्तित होता है। ये वाली जो संरचना है इसमें वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बना हुआ गुरु बीजाणु ही विकसित होकर के ये भ्रूणकोश का निर्माण करता है। देखो प्रक्रिया स्टार्ट होती है यहाँ से कि जब ये संरचना होती है तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक होता है और बहुत ही सघन द्रव्य होता है, वो कार्य करती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। और ये जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो इसके पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में 2 हिस्से हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा जो है वो सेकेंड वाला है। नीचे 2 हिस्से इसके हो गए हैं। अब क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आप सब जानते हैं कि इसमें जो है एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो 4 कोशिकाएं इसमें यानी कि 4 गुरु बीजाणु तैयार होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु जिसको चतुष्टक कहा जाता है वो तैयार हो गए हैं, जिसको हम निरूपित कर सकते हैं 1 2 3 4
इसीलिए इसको चतुष्टक कहते हैं। अब यही आगे चल कर के जो है इन चारों में से सिर्फ जो है एक कार्य करता है, यानी कि इन चारों में से जो है हो सकता है कोई एक मध्य का या फिर कोई ऐसा गुरु बीजाणु कार्य करता है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को विकसित मानता हो या फिर जो बहुत ज़्यादा विकसित है। बाकी 3 के 3 डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये यहाँ से ह्रासित हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ बचता है तो एक बचता है, और ये फिर सिर्फ 3 यहाँ से डिजनरेट हो जाते हैं, ये यहाँ से हट जाते हैं, सिर्फ एक बच जाता है, और यही आगे चल कर के विकसित होता है भ्रूणपोष में। देखो अब जब एक बच गया तो उस एक के अंदर भी अब समसूत्री विभाजन होता है। पहला वाला समसूत्री विभाजन है तो 1 से 2 केंद्रक बने, फिर दोबारा से समसूत्री विभाजन होता है तो कितने 4 केंद्रक बनेंगे, फिर एक और समसूत्री विभाजन होता है जिसमें बनते हैं 8 केंद्रक। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा और तीसरा 3 समसूत्री विभाजन होते हैं जिसमें कि 8 केंद्रक बन करके तैयार होते हैं। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि हमेशा जो है आवर्त बीजी पौधों में जो भ्रूणकोश होता है उसमें 8 केंद्रकीय वो होता है और 7 सेल्ड होता है या फिर 7 कोशिकीय होता है हमेशा। तो यहाँ पर जो ये पहला वाला जो चित्र बना हुआ है, तो इस चित्र की सहायता से हम देखेंगे कि उन 8 जो केंद्रक अभी बने थे, 8 केंद्रक जो बन कर के तैयार हुए हैं लास्ट वाले, इस वाले चित्र में जो 8 केंद्रक बन कर के तैयार होते हैं तो ये आपस में अरेंज्ड हो जाते हैं। अरेंज इस तरह से होते हैं कि 3 इस तरफ चले जाते हैं, 2 मध्य में आ जाते हैं और 3 इस तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि ये टोटल हुए 8 केंद्रक। अब देखो इनकी स्थिति किस तरह से ये अपनी अपनी स्थानों तक पहुंचते हैं। तो ये जो पहला वाला जो चित्र है, ये वाला चित्र ये शो कर रहा है कि 3 जो हैं एक तरफ चले गए हैं और 3 जो हैं इस तरफ आ गए हैं, 3 इस तरफ आ गए हैं और 3 इस तरफ केंद्रक आ गए हैं, 2 चले गए हैं मध्य। अब इनके नाम इसी तरह से यहाँ पर डिसाइड हो जाते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं जो प्रति व्यासांत या प्रति ध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं 3, जो कि हमेशा जो है बीजांड द्वार के अपोजिट होती हैं, और 3 कोशिकाएं या 3 केंद्रक ठीक इसके विपरीत होते हैं, जिनमें से कि मध्य का जो एक केंद्रक है जो कि कार्य करता है अंड कोशिका का, और यहाँ पर जो कि मध्य का एक केंद्रक होगा वो हमेशा कार्य करता है एक अंड कोशिका का ही। आप देख रहे होंगे ये दूसरा जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये अंड कोशिका दिखाया हुआ है, तो ये अंड कोशिका का कार्य करता है। बाकी इसकी 2 अगल बगल वाली कोशिकाएं जो हैं, ये वाली और ये वाली कोशिकाएं जो हैं वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक इसके विपरीत हमेशा ही प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं विकसित होती हैं, जो कि 3 केंद्रक एक कोने चले गए थे वो आपस में कोशिकाओं को विकसित कर लेते हैं, अपने बाहर कोशिका भित्ति बना लेते हैं, इसलिए तब उनको कहते हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। यहाँ पर ये 2 आपस में जो हैं कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं और कुछ विशेष संरचना जिसको कहते हैं तंतु रूप संरचना उसको डेवलप कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि जब पराग नली अंदर आए तो वो सहायता करे अंड कोशिका तक पहुँचने में। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 2 केंद्रक बच गए हैं, वो 2 केंद्रक जो है मिड में इस तरह से स्थिर हो जाते हैं, उनको वहाँ पर कहते हैं हम द्विध्रुव कोशिकाएं। तो बच्चों यहाँ पर ये डिसाइड हो रहा है, ये यहाँ पर पता चल रहा है कि आवर्त बीजी का पुष्पीय पौधों का जो भ्रूणकोश होता है वो हमेशा 8 केंद्रकीय होता है। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और अंड कोशिका में 8 केंद्रक इसमें हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं 8 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय, 7 सेल्ड कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं तो ये हो गई यहाँ पर 3 और 2 कोशिकाएं ये हो गई 3 2 5, 1 अंड कोशिका हो गई
6 और ये जो है आपस में संयुक्त हो जाते हैं द्विध्रुवीय केंद्रक, इसीलिए इसको एक कोशिका ये होती है पूरी, तो इसीलिए इसको कहते हैं 7 सेल्ड। ये भ्रूणकोश यहाँ पर बन करके तैयार हुआ। ये पूर्ण संरचना जो है, ये पूरी की पूरी संरचना भ्रूणकोश कहलाती है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे चित्र के द्वारा कि अब हम इनको इस तरह से देखेंगे। ये पहला वाला चित्र है, इसमें ये दिखाया गया है कि जब एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है तो वो जो है 2 भागों में विभक्त होती है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, फिर वही 4 भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि एक कोशिका से जो है 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं अर्धसूत्रीय विभाजन में। और फिर सिर्फ जो इनमें से एक बचता है, जो इस इतने 4 चतुष्टक गुरु बीजाणु में से जो एक बचता है, वो काम करता है जो जिसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं। 3 समसूत्री विभाजन होने पर ये बंट जाता है और इस तरह से 8 केंद्रक इसके अंदर हो जाते हैं। 8 केंद्रक इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, तब ये कहलाता है भ्रूणकोश। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद कौन है, तो यहाँ पर जो मादा युग्मकोद्भिद है तो वो है भ्रूणकोश के अंदर, यानी किसी भ्रूणकोश के अंदर जो अंड कोशिका है वो है यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद। बाकी ये भ्रूणकोश आगे चल करके डेवलप होगा भ्रूणकोश में। तो ये हमने पढ़ा गुरु बीजाणुधानी के बारे में। गुरु बीजाणुधानी के बाद हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से जो है मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और ये संपूर्ण जो ये विकास होता है वो बीजांड के अंदर होता है। और ये है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना में ये है भ्रूणकोश की संरचना। धन्यवाद।